अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, एटमी पावर पाकिस्तान, ये वो मुल्क है जो डिक्लेयर कर रहा है कि अब हम आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं कर सकते। हम एक सूबे में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हमें पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, वहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का वाजे हुक्म दे दिया था। दूसरी जानब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की पार्लियामेंट में आमद, आइन की गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन में वो आए और उन्होंने जो है वहां पे पार्लियामेंट में खिताब किया। बड़ी ही दानिशमंदी से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं आइन की बात करने यहाँ पार्लियामेंट में आया हूँ, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और ना ही मुझे जो है वो सियासी बात करनी है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए कि पार्लियामेंट में जब आए हमारे ये ऑनरेबल जज, तो वहां पे पीडीएम की जो जमातें थी वो मौजूद थी और ये वही पीडीएम है जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है वो मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। होने क्या जा रहा है इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अख्तर अराई साहब, है एनालिस्ट है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब आपके वक्त का। सर, ये तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अब होंगे या नहीं होंगे, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो पार्लियामेंट गए और बताया ये जा रहा है और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि आइन की सेलिब्रेशन थी तो हमने जो है जज साहिबान को बुलाया ताकि जो है वो पार्लियामेंट से मुखातिब हो, तकरीब करें। उस सूरत में जब चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्म था उसे इग्नोर कर दिया गया। ये वही पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म सादर किया है 14 मई को इलेक्शन करवाने का, आईनी बहरान होगा, मुल्क को खतरे में डाल दिया है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब तो वहां पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें वो भी एक जो इनविटेशन भेजा गया था वो भी कानून के तहत पॉसिबिलिटी थी और मना किया भी नहीं जा सकता था। अगर चाहते तो उसको रिफ्यूज़ भी करते, क्योंकि बेसिकली बात तो आइन पे करनी थी, मगर वो सियासी रंग जो है पकड़ गई बात और फिर जाहिर है कि उस पर तज्जिया लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हालांकि जब उन्होंने कहा कि जब उनके ऑफिस ने राब्ता किया, उनके लोगों ने आपस में तय किया, तो उसमें कोई सियासी बात करनी नहीं थी, मगर बाद में जाहिर है कि वो सियासी रंग पकड़ गई। बात यहाँ तक है कि अब एक्चुअली जो कानून, देखिए आज जो दूसरा जो बिल जो इन्होंने बजट देनी थी, जो उसके लिए जो आज डेडलाइन थी, उसका भी आपने देखा कि क्या हुआ कि वो एक तरह से रिफ्यूज कर दिया, तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की का फैसला था, वो फैसले पे अमल दरामद तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वो क्या तरीक़ेकार है, उस तरफ से अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो भी देखें, या उससे पहले कई सोमोटो या जो स्टे ऑर्डर्स लेते रहे हैं उनके तरक्याती प्रोजेक्ट पे, उस पर भी तो जाहिर है कि उनको भी एक टफ टाइम दिया गया है। तो बात यह है कि अदलिया अपना रास्ता ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप देखते हैं कि आज की डेडलाइन के बाद क्या सिचुएशन होती है, कानून कहाँ स्टैंड करता है, कानून की रखवाली कैसे होती है। मगर दूसरी तरफ जो कानून बनाने वाली असेंबली होती है वो भी अपना पावर दिखा रही है। आपने देखा किस तरह से बिल जो है वो मंजूर हो गया, कानून बनाने वाले भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, फौरन के फौरन जो है मामलात होते जा रहे हैं। उनके इख्तियारात को एक तरफ कहा जा रहा है, इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको लिमिट भी किया जा रहा है। तो ये सारी एक इस वक्त जो मामलात लग रहा है वो यही है कि शायद उसकी कोई बाउंड्रीज तय की जा रही हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी जुडिशरी जो है वो सियासी अमल के अंदर कहीं रुकावट लेकर आए। तो ये सबसे बड़ा सीन इस वक्त तक है, इस वक्त की सिचुएशन जो है। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है बिलाल गफ्फार साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू सो मच। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि फायज ईसा साहब जो हैं वो पार्लियामेंट गए और बताया ये जा रहा था और था भी कुछ ऐसे ही कि आइन की गोल्डन जुबली सेरेमनी थी जिसमें उनको पार्लियामेंट में मदऊ किया गया। उन्होंने वहां पर खिताब किया, बड़ी दानिशमंदी से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ आइन और कानून पे बात करने के लिए आया हूँ, मैं सियासी जमातों पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन ये वही पीडीएम के साथ जो है ईसा साहब बैठे हुए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया। हमने देखा कि वो जरदारी साहब के साथ भी बैठे हुए थे, इसहाक डार साहब के साथ भी बैठे हुए थे। पीटीआई इसे कैसा देखती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी लेकिन कल 50th सेलिब्रेशन हो रही थी, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हो रही थी आइन की। जी लेकिन जिन्होंने आइन बनाया था, जो फाउंडर्स थे, उसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्हीं की जमात के, उन्हीं के लोग, उन्हीं के नवासे
आज आइन को तोड़ रहे हैं। आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 दिन के बाद जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती है तो आपको 90 दिन के बाद आपको इलेक्शंस करवाने हैं। यही पीडीएम, यही नवासे, जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे आइन शिकन बने हुए और बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो बड़ी आइन की चैंपियन बनती है, डेमोक्रेसी की चैंपियन बनती है, पीएमएलएन जो हमेशा जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, हमेशा ब्रिटिश एम्पायर के साथ इलेक्शन लड़े, ये बड़े आइन के चैंपियन और जमहूरियत के चैंपियन आजकल बने हुए हैं। तो ये लोग तो पीटीएम जो है सारे, ये पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी से है उससे ये लोग भाग रहे हैं और इसलिए वो इलेक्शंस भी करा रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि अभी मैं जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब का जो काबिल मोहतरम जज है, उनकी वजाहत पढ़ रहा था। उनकी वजाहत में ये क्या है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि ये कह रहे थे कि मुझे ये कहा गया था कि असेंबली में कोई सियासी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। असेंबली में सियासी बात नहीं हो रही थी तो आप क्या करने गए थे, मुझे ये बताएं। और जब एक जज को बुरा भरा कहा जा रहा था, जब जुडिशरी को मलाइन किया जा रहा था, आप उधर बैठ के अपने ही कोलीग के खिलाफ बातें सुन रहे हैं, अपने ही इदारे के खिलाफ बातें सुन रहे हैं। उस वक्त सब कुछ सही था। और फिर का मैंने इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि मैं कुछ चीजों को क्लेरिफाई करना चाह रहा था। क्या ये जिनके साथ बैठे हुए थे साकदार जी, वो आपके जरदारी साहब, अच्छा, और ये बताइएगा कि दिखाना वहाँ पे दिखाया क्या जा रहा था, वहाँ पे दिखाया क्या जा रहा था? फाइज ईसा साहब हमारे साथ हैं, उमर अतल बंदियाल आपके साथ है, ये हमारे साथ, ये दिखाया जा रहा था। कल जुडिशरी को डिवाइड किया गया है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है कि वो इदारों को लड़ाती हैं, उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। 1 साल का आपने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन देख लिया कि पाकिस्तान तबाह हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, इकोनॉमिक कियोस हो गई हर जगह। और आप देखें कि इस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ये आए थे कि हम इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, और कल शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन है क्योंकि ग्लोबल में प्राइसेस में ऐसा ट्रेंड है। इनको बता दूं कि पिछले 6 महीने से इंटरनेशनल फूड प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइस इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब को तो जो पर्ची लिख के दे दी जाती है वो पढ़ लेता है, इनको फैक्ट से फिगर से क्या पता। लेकिन कल बड़ा अफसोस के बाद कि जस्टिस फाइज ईसा काजी जो है वो एक पार्टी बने, और मुझे तो ये लग रहा था कि वो जज कम और पीडीएम के सहूलत कर ज्यादा लग रहा था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैं एक जज हूं तो कल हो सकता है इन्हीं लोगों की केसेस जो हैं वो मेरे पास आए, तो मैं उनको उसी तरीके से देखूंगा जैसे एक जज जो है वो देखता है। तो अपने आप को तो उन्होंने क्लियर करने की भरपूर कोशिश की। साथ ही साथ बिलाल साहब मुझे ये भी बताइएगा कि बिल पास किया गया है कि एक सूबे में इलेक्शन नहीं हो सकते, आम इंतखाबात ही होंगे, पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन होंगे, और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की बात हुई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इन्होंने 1 साल में जितनी भी कानून साजी की है वो कानून साजी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। इनका इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, इस मुल्क की गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आइन कैटेगरीली लिखता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या असेंबली की मुद्दत पूरी कर दी हो जाती है तो 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन पूरे आपको कराना लाजमी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये आइन से भाग रहे हैं, और अब ये पार्लियामेंट को यूज करके आइन को सेट असाइड कर रहे हैं, आइन का जनाजा निकालना चाहते हैं। मैं तो आज है ना, आज अगर शहीद बेनजीर भुट्टो जिंदा होती और वो पीपल्स पार्टी का ये ग्रुप देखती तो वो उनको बड़ा अफसोस होता कि ये इनकी पीपल्स पार्टी आज क्या करे। जैसे ये पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की हो रही है, तो ये तो जरदारी लीग की पीपल्स पार्टी रह गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जितनी भी लेजिस्लेशन करनी है, चाहे वो नैब के कवानीन हो, अपने केसेस माफ कराने हो, या वो ओवरसीज वोटर्स का हक लेना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हक लेना हो, तो इन्होंने तो वो कानून साजी करनी है कि इनको फायदा हो, एनआरओ इनको मिले, मुल्क की डेवलपमेंट से, आम आदमी से इनको कोई सरोकार नहीं है। और इनका एक मिशन है कि किसी भी तरीके से इस मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया जाए, और ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, इसका वाहिद हल ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन कराए जाए। बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, अख्तर अराई साहब का रुख कर लेते हैं। अख्तर अराई साहब, कैसे देखते हैं आपके
पार्लियामेंट में बिल मंजूर हो गया है कि जी एक सूबे में इलेक्शन नहीं हो सकते, होंगे तो पूरे पाकिस्तान में ही होंगे, और फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की भी जो है वो बात हुई है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है कि 14 मई को जो है वो हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, आप फंड्स दे दें, आप पैसे दे दें, फिर सिक्योरिटी की भी बात होती है, और फिर पार्लियामेंट में जो है ये बिल मंजूर किया जाता है कि जी इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में जो है एक ही वक्त पे होंगे। ये क्लैश हो गया है, अदलिया और जो सियासी जमातों के दरमियान ये क्लैश है, ये हमारे लिए कितना मनफी साबित हो सकता है, हमारे मुल्क के लिए स्पेशली? देखिए, मनफी साबित हो भी सकता है, मगर एक बात, तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी जरूरी है कि कम से कम इलेक्शन एक जगह तो होंगे, एक वक्त होंगे ना। फिलहाल तो सूबाई इलेक्शन को पोस्टपोन करने या उसको कानूनी तरीके से जो है पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन हो जाए। तो अब जनरल इलेक्शन जो है उसके अंदर क्या, उसमें भी 90 डेज के बाद होंगे। तो बात यह है कि दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त वैसे भी पीटीआई का जो रवैया नजर में आ रहा है, उनकी लीडरशिप थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्टाइल से जो है वो रिएक्ट कर रही है। मे बी कि कोई बैकडोर मामलात भी चल रहे हैं, और क्या अगर चल रहे हैं तो ये भी हमें कर रही है। देखिए, आप थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे आप, तो कुछ जो हमारी जो इमरान खान साहब है उनके बातचीत में, उनके अंदाज में थोड़ा सा ठहराव आया है, और लगता है कि वो शायद कोई बैकडोर चैनल से, जो कि दूसरी चैनल से, दूसरे जराए से मालूम तो हो रहा है। अच्छी बात है, हम भी यही कहते हैं, आवाम भी यही कहती है, बैठें टेबल पे बैठें। जरदारी साहब ने भी ये कहा है, उन्होंने भी कहा है ठीक है आप चल के जाएं पीएम साहब के पास। वो एक अलग कहानी है कि आप चल के जाते हैं या आप कोई मिडिल प्लेस पर, किसी कॉमन प्लेस पे बैठते हैं। आपको बैठना होगा टेबल पे। मुल्क के वसीतर मुफादात में यही है, आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर पीटीआई की पॉपुलरिटी है तो वो पॉपुलरिटी डाउन नहीं होने वाली। अगर आप समझते हैं, पीटीआई समझती है, तो आप वेट कर लें, देख लें, मगर यह है कि इस तरह की कैफियत ना हो कि जिसमें अवाम का नुकसान हो। एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, बजट का मसला है। अब देखते हैं कि ये बजट कैसे पेश करेंगे। ये भी तो देखना चाहिए कि अभी जून की बजट में पता चल जाएगा कि जैसे कि अभी आपने देखा कि एक बजट बीच में आई थी, और अब जो है वो क्या होता है, तब जो है पीटीआई की क्या पॉपुलरिटी कम हो जाएगी। आप भी थोड़ा सा इत्मीनान कीजिए, लेट देम डू। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ही इसका सोल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन के बगैर भी जमहूरियत ये चल सकती है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आके फिर जो इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्क में सियासी बहरान के बाद माशी बहरान, और अब जो है वो आईनी बहरान भी खुल के सामने आ गया है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मुसर्रत नियाजी साहिबा, इनसे बात करेंगे। लेकिन इनसे पहले जो है रुक कर लेते हैं बिलाल गफ्फार साहब का। बिलाल साहब, अख्तर अराई साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बातचीत में थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि खान साहब किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम आके बैठ के जो है बात कर लेते हैं। लेकिन फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि हमने सिर्फ इलेक्शन के ऊपर ही बात करनी है, इलेक्शन पे जो है वो डिले किसी सूरत नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इलेक्शंस कराना आईनी जिम्मेदारी है जी। केयर टेकर गवर्नमेंट आपकी 2 सूबों में आ गई है, कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। तो आइन में ऐसा कोई सूरत हाल है ही नहीं कि आप 90 दिन के बाद आप इलेक्शंस ना कराएं। असल में पीडीएम इमरान खान की और पीटीआई की पॉपुलैरिटी से भाग गए। जितने सर्वेज आया गए हैं उसमें आप देख लें कि तकरीबन 65% पॉपुलैरिटी इमरान खान की है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास अभी ये हाल है कि इनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है। नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं वो टिकट्स वापस कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी पंजाब से तो पहले ही वाइप आउट आ गई है। केपीके में हम 2 मरतबा हमारी हुकूमत थी, पिछली मरतबा 2/3 मेजोरिटी थी, इस बार इंशाल्लाह हम 3/4 मेजोरिटी लेंगे केपीके से। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि ये मुल्क अब मजीद इंतशार का हामिल नहीं हो सकता। बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि पीडीएम का 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या खोया क्या पाया? पीडीएम ने क्या खोया क्या पाया, ये तो हम उनसे पूछेंगे। आपने क्या खोया क्या पाया, ये बताइए। देखिए, 1 साल में मुल्क ने खोया। जब हम अप्रैल 2022 में हुकूमत छोड़ के गए थे तो इन्फ्लेशन 22% थी, आज 12% थी इन्फ्लेशन, आज इन्फ्लेशन 35% है। हम जब छोड़ के गए थे जीडीपी 6% है, और आज आईएमएफ ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.5% होगी। अनएम्प्लॉयमेंट आपका भी
जो है वो पीक पे है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो हम 7% पॉजिटिव छोड़ के गए थे वो भी नेगेटिव है। 16 अरब डॉलर का जो हम रिजर्व छोड़ के गए थे वो भी $4 बिलियन से भी रिजर्व कम है। जितने इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं वो उन्होंने आपका जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो नेगेटिव करती है। अच्छा, बिलाल साहब कदा कलामी की माजरत चाहूंगी, एक पॉइंट है वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट में जरदारी साहब ने जो खिताब किया था वो यकीनन आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पीटीआई के पास पेड वर्कर हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड सोशल वर्कर्स हैं आपके पास, और हमें पता है इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। आप बता दें सर, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए, पीटीआई का वॉलंटियर जो सोशल मीडिया का जो वॉलंटियर है उसको किसी ओहदे की, किसी पेड पेमेंट की जरूरत नहीं है, किसी लालच की जरूरत नहीं है। वो इमरान खान की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत में काम करता है। बरक्स पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने 2 दिन पहले टैक्स पेयर के मनी से एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि अब हम भी सोशल मीडिया की पार्टी है, अब हम भी सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। जहां उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हायर किया है और जो बॉट्स हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि एक जमात ऐसी भी थी जिनकी फंडिंग जो है वो कहीं और से थी, और पीटीआई की भी फंडिंग जो है वो किसी और जगह से हो रही है। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने अपने 41,000 डोनर्स की लिस्ट दी है। हमने सारे अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं, हमने सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को और अदालतों में दी है, और हमने हमारा ये मौकफ भी है कि जिस तरह पीटीआई की जो ऑडिट हुआ है इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी ऑडिट हो, और जिस नौयत से हमारा केस सुना गया था इसी नौयत से पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी ये केस सुनाया जाए जो 1 साल से इल्तवा का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा का रुख कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, आपने बिलाल गफ्फार साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में आईनी बहरान जो है वो अब खुल के सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ये कहती है, पीडीएम ये कहती है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पीटीआई के हक में फैसला करते हैं, लेकिन हमने देखा कि आइन की गोल्डन जुबली सेरेमनी में जो है वो काजी फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे, तो फिर क्या वो पीडीएम की तरफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खतीजा, बात दरअसल ये है कि वो आईनी लिहाज से आइन पर बात करने आए थे। अगर जनरल फाइज ईसा साहब ने खुद भी कह दिया था, बल्कि थोड़ा सा शिकवा भी कर गए जी, बिल्कुल स्पीकर साहब से कि स्पीकर साहब आपने मुझे कहा था कि यहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो भी उन्होंने देखे, उनका जो भी बात सुनी हो अगर मेरे इस भाई ने, तो उन्होंने कोई बात सियासी नहीं की। इवन के खुद ही वो अपने कह गए कि जी कल मैं इनके अगर मेरे पास कोई फैसले आते हैं तो मैं किस तरह से लूंगा, वो भी उन्होंने बता दिया कि मैं एक जस्टिस के तौर पे लूंगा, मैं किसी का हामी नहीं हूं। क्लियराइज उन्होंने कर दिया। और देखिए, वो आइन पे बात करने आए तो उसको इतना हवा देने वाली बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, पीटीआई का वतीरा है कि वो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप अप करने के आदी हैं। अगर देखें कभी ये प्रोपेगेंडा करते हैं तो आप अपने आर्मी के पीछे पड़ जाते हैं, आर्मी हेड के पीछे पड़ जाते हैं। खुद ही खान साहब कहते हैं कि जी मैं बॉस था, 2020 में कहते हैं और 21 में कहते हैं मैं बॉस था और ये मेरे मातहत थे। और जब कानूनी तौर पर वो असम्बली से बाहर होते हैं और अपने मनसब से बाहर होते हैं तो खान साहब फरमाते हैं कि जी ये बॉस थे और मैं इनके मातहत था, मैं इनके फैसलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता था। तो खान साहब की तो कोई देखें सियासत वाली बात ही नहीं है, और खुद ही कहते हैं कि जो जितना बड़ा लीडर होता है इतना बड़ा वो इतना ही यू टर्न लेता है। तो खान साहब तो मैं समझती हूँ बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज मुझे अदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी सियासी बसीरत और मेरी सियासी कायदत नहीं कहती कि मैं ये लफ्ज कहूं, लेकिन एक अवाम हूं मैं भी। वो इंतहाई झूठ बोलते हैं और उसी तरह से जब वो झूठ बोलते हैं तो उनकी पूरी जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि खान साहब ने गलत भी कहा है तो गलत को वो गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। अच्छा मुसर्रत साहब, बात ये हो रही है कि वो आइन की सेलिब्रेशन के लिए आए थे, ठीक है जी मान लेते हो, बिल्कुल ऐसे ही था, वो सेलिब्रेशन थी और वहां पे वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे। लेकिन ये वही पीडीएम है जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे और कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये मुल्क को जो है वो माशी बहरान में भी धकेलेंगे और आइनी बहरान में भी जो है वो मुल्क को धकेलेंगे। तो फिर उन्हीं पीडीएम के साथ जो है वो काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए थे, तो फिर बातें तो होंगी ना मुसर्रत साहिबा? देखिए मेरी बात सुने, मैं पीडीएम
की जवाबदेही नहीं हूं, मैं जवाबदेह हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने इदारों के खिलाफ बातें नहीं की, कभी भी अपने इदारों पे बेजा तनकीद नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा है कि अगर इदारे अपने दायरा कार के अंदर रहेंगे तो यकीनी सी बात है, देखिए मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ। देखिए, दायरा कार के अंदर रहेंगे तो यकीनी सी बात है जो अवामी लीडर होगा उससे अवाम का उनको अवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। अगर आप जो है ना इन्हीं चीजों के अंदर उलझाते रहेंगे अवामी लीडर्स को, तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि अवाम की खिदमत सही मायनों में हो सकती है। और इन चीजों पे ये ना देखिए, इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, हर तरह से अगर कोई एक हेड आकर या चीफ जस्टिस भी अगर आके बैठना चाहते वहां पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि वो आयन के लिए कहा जा रहा था, उसमें कोई सियासत नहीं थी। इस चीज को गलत वे में ना ले जाया जाए, मैं समझती हूँ इनकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक है। MQM से हमें ज्वाइन किया है फयाज कायम खानी साहब ने, इनसे बात करेंगे, साथ ही साथ अख्तर अराई साहब का भी रुख करेंगे। अख्तर साहब, अगर इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को, जो कि वाजे नजर आ रहा है कि नहीं हो सकते, क्योंकि 10 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन को बजट मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है, और इलेक्शन कमीशन ने जो है आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है कि जी हमें जो है वो बजट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या वजूहात हैं, वो ये बता देंगे। लेकिन उसके बाद जो आने वाली सूरत हाल है, आने वाले दिन है, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखना तो यह है कि अब कबल वक्त होगा कि हम कमेंट करें इसके ऊपर, मगर एक्चुअली सिचुएशन तो ये लग रही है कि वक्त पे इलेक्शन शायद ना हो सके। ठीक है, मगर उस इलेक्शन वक्त पे इलेक्शन करवाने के लिए तमाम पार्टियों को, इवन PTI को, पीपल्स पार्टी को, तमाम पार्टियों को बैठना पड़ेगा और सीरियस होकर इसको देखना पड़ेगा। और इसी तरह से तभी ये पॉसिबल है कि जनरल इलेक्शन शायद वक्त पर हो जाए। अगर खींचातानी इसी तरह से रही, अगर कवानीन के अंदर तरामीम भी होती रहीं और बाकी सारे मामलात हुए और ब्लेम गेम चलता रहा, तो फिर उतना ही डिफेंसिव होता है। जब आप ऑफेंसिव बनते हैं तो फिर डिफेंसिव भी होते हैं, जहां डिफेंसिव होते हैं वो ऑफेंसिव भी बनते हैं, तो जाहिर है फिर सिचुएशन और प्रोलॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। मगर आवाम ये चाहती है कि अब कुछ भी हो जाए, इलेक्शन हो जाने चाहिए, अगले मजीद 90 डेज के बाद हो जाने चाहिए। मगर अगर उनका 2023 में PDM का इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है, या इसके आखिर तक दफा डेट्स जो है वो शफल हुई है, 30 अप्रैल के बाद तीसरी दफा नहीं होनी चाहिए, तीसरी दफा नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अभी हो, और लिहाजा खुदारा इलेक्शन कराइए। इलेक्शन वाकई वाहिद हल है, ये अवामी राय है, ये सबकी राय है। आप अच्छे काम कीजिए, आपकी पॉपुलरिटी भी बेहतर होगी। और अगर आप सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे और एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अवाम के दिल में जगह बना पाएंगे, वोटर को आप राजी कर पाएंगे। चाहे कोई किसी का भी वोटर बैंक हो, तो वो नाला होते हैं, वोटर जो है वो बुरा महसूस करता है कि अपने लिए देखें कवानीन कैसे बन जाते हैं, और हम जो है यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बुनियादी हकूक हमें नहीं मिल रहे। यूं पार्लियामेंट में जो है वो बिल पास हो रहे हैं। फयाज साहब को रुक कर लेते हैं। फयाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फयाज साहब, आप इत्तेहादी हैं PDM के, जरा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी थी, अब उस पर इलेक्शन नहीं होने जा रहे, 10 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पैसे होने चाहिए थे, बजट जो है वो दिया जाना था, वफाक दे नहीं रही है, और पीपल्स पार्टी का भी कुछ यही हाल है कि वो इलेक्शन जो है नहीं चाह रहे कि फुल फॉर हो, ताकि मुल्क में जो है वो माशी बहरान मजीद ना आ जाए इस इलेक्शन से। क्या कहेंगे? देखिए हसीजा, बात ये है कि अभी मैंने मुशर्रफ को भी सुना है और अपने अख्तर साहब को भी सुना है जी। बात यह है कि पहले मुशर्रफ साहब वाला जो जिक्र चल रहा था उसमें थोड़ी सी 2-4 अल्फाजों का इजाफा करूं। देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि झूठ और सच की कुछ तमीज नहीं रही है। मालूम नहीं चल रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है जी। देखिए, कल इजलास नहीं था, कल एक कन्वेंशन था जी। उसमें 120 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, उसमें तमाम जजेस भी थे, उसमें गवर्नर भी थे, उसमें वजीर आला भी थे, उसमें दीगर पार्टियों के लीडरान भी। वो कौमी असेंबली का इजलास नहीं था, वो कौमी असेंबली का इजलास नहीं है। इससे तो सियासत की बात नहीं हुई फयाज साहब? सुने देखिए, आइन पे जब बात होगी जी, जब आइन पे बात होगी, मेरी बात सुनिए आप, जब आइन पे बात होगी, आइन तोड़ने वालों पे भी बात होगी, डिक्टेटरों पे भी बात होगी, आइन बनाने वालों पे भी बात होगी, आइन की अहमियत पे भी बात होगी, और जहां आइन सबोताज किया गया उन दिनों का भी जिक्र होगा। कि सियासत तो हर चीज का एक लाजमी जुज बना हुआ है ना पाकिस्तान में। और दूसरी बात देखें,
कौमी असम्बली का, इससे पहले साकिब निसार साहब भी से खिताब कर चुके हैं, कोई अजूबी बात नहीं है। इससे पहले जमाली साहब भी खिताब कर चुके हैं। असल बात जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खिताब कर चुके हैं। इसमें होता क्या है कि ये एक सेशन बनाया था, इसको सारा गड़बड़ कर दिया गया। पहली बात तो ये है, ये कोई कौमी असम्बली का इजलास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पहली रो में बैठे हैं जस्टिस जीसा साहब, तो ये तो इज्जत दी गई है ना, फयाज साहब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी कि एक तरफ तो हम बिल पास कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात है उसे महदूद कर दिया जाए, फिर हम कहते हैं जी 14 मई को जो इलेक्शन नहीं हो सकते, बिलावल साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट बनेगा और इस मुल्क में जो है वो इंसाफ का कोई इदारा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, हम चीफ जस्टिस साहब को जो है नामुनासिब अल्फाज में जो है उनको दे रहे हैं, नामुनासिब अल्फाज उनके बारे में कह रहे हैं, फिर उसके बाद जी हम कह रहे हैं कि जी गोल्डन सेरेमनी है, जुबली सेरेमनी है, जी आप यहाँ पे आके बैठ जाएं। हतीजा, आप वजह कह रही हो, आपकी बात सही है, लेकिन दोनों चीजों को गड़बड़ ना करें ना, दोनों चीजों को गड़बड़ ना करें बिल्कुल भी। कौमी असम्बली का इजलास तो था नहीं, एक स्पेशल सेशन का इनेकाद था, गोल्डन जुबली थी आइन की 10 अप्रैल 1973 से लेकर 10 अप्रैल 2023 की, उसमें और भी लोग भी थे ना, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर कोई आके बीच में बैठे है कोई जज, तो जब तो इजलास की बात भी है। और जहां तक बात है, तमाम जजेस को इनवाइट किया गया था, चीफ जस्टिस को भी इनवाइट किया गया था, ठीक है, उसमें हमारी जमात से भी गैर मुंतखब नुमाइंदे भी थे, वो भी बैठे अच्छा फयाज साहब, मैं इसको रीचेक कर लूंगी क्योंकि मेरे इत्तलात के मुताबिक, जराए के मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस साहब से पूछ के तो नहीं गए थे, काजी फायज ईसा साहब। चीफ जस्टिस से पूछने की जरूरत क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम है इस बात का, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद भी इन्वाइट थे, दूसरे जजेस साहिबान भी इन्वाइट थे। जब हर जज सुप्रीम कोर्ट में इक्वल लेवल पे है, कोई चीफ जस्टिस के पास कोई स्पेशल इख्तियार अलग से कोई जज नहीं है ऊपर बड़ा, चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, बस। बाकी जज तो वो भी जज है जैसा दूसरे जूनियर जज है। पहली बात तो ये हो गई मुसर्रत वाली बात। अब आ जाइए अख्तर भाई वाली बात कि अख्तर भाई ये कह रहे हैं, अख्तर भाई का जो कहना है कि इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल इंतखाबात होने चाहिए। अख्तर भाई इस बात का ही जवाब दे इसमें कि भाई बैठे बिठाए ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आपने चलती हुई असम्बलियां तोड़ दी, क्यों तोड़ी आपने भाई, क्यों तोड़ी? आप सिस्टम को सबोताज करना चाहते हैं ना, आपने क्यों? पंजाब असेंबली में क्या प्रॉब्लम थी आप बताएं, पख्तूनख्वा की असेंबली में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों तोड़ी गई वक्त से पहले? नंबर एक बात तो ये है, और नंबर दो बात ये, आप 6 जगह पे इलेक्शन लड़ते हो और आके असेंबली में बैठते नहीं हो, आप अपना भी कंडक्ट देखें ना, आप अपना भी। पार्लियामेंट में बिल कैसे मंजूर हो जाता है फयाज साहब, जबकि पार्लियामेंट कंप्लीट ही नहीं है, लेकिन बिल तो यहाँ पे भी मंजूर हो रहा है। नहीं, पार्लियामेंट कंप्लीट है, मेंबरान कम है, लेकिन कानून के तहत, आइन के तहत बिल मंजूर करने में कोई कानूनी हिच नहीं है, इसमें कोई आईनी हिच नहीं है। अब जो नहीं बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं बैठे हुए हैं, वो क्यों रिजाइन करके भागे हैं, और जब रिजाइन करने के बाद भागे हैं तो वापस भी आने के लिए उतावले हो रहे हैं, फिर उन्होंने असेंबलियां भी तोड़ दी हैं, सूबाई असेंबलियां तोड़ दी हैं। भाई क्यों बैठे बिठाए, क्या आफत आन पड़ी थी पाकिस्तान पे, ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी, क्यों तोड़ रहे हो आप फिर 9 जगह पे खड़े हो रहे हो और आप कहीं का भी हलफ नहीं उठा रहे हो जीतने के बाद। ये कौन सा तरीकेकार है, ये कौन सी जमहूरी सोच है, ये पाकिस्तान के हक में कोई बात जा रही है इसमें? आपने तो तमाशा बना दिया सिस्टम का। देखिए कोई बात, कोई किसी चीज का रीजन होता है। बिल्कुल ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है, इसमें मजीद भी बात करेंगे, जवाब दिया जाए, मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस।